So today we will discuss national movement with special reference to Praja Mandal movement in Himachal Pradesh 1848 to 1948. So this is again very important topic, and this is equivalently important for HAS, Naib Sildar, allied exams, and also those who are preparing for HAS. This is a part of GS paper number 1, unit number 1 and sub unit number 2, sub unit number 3. तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का नाम है प्रजामंडल आंदोलन। तो प्रजामंडल आंदोलन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिलिमिनरी में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और मेंस में भी। अगर आप एचएस के पिछले 3 सालों के पेपर देखेंगे तो लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई बार यहाँ से 20 मार्क्स का सवाल भी पूछा जाता है, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है एचएस एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। और जो लोग अलाइड और नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी। प्रिलिमिनरी में भी कम से कम आपको 2 क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन तो 101% एग्जाम में आता ही है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रजामंडल आंदोलन क्या है। इसमें कुछ बुनियादी बातें आपको जो ध्यान में रखनी है वो बातें आपको ध्यान रखनी होगी। प्रजामंडल आंदोलन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आंदोलन का जो एपी सेंटर रहा है वो सिर्फ रियासतें रही है, रियासतों में। तो प्रजामंडल आंदोलन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ रियासतों में चला और ऐसे क्षेत्रों में नहीं चला जो डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में था, मतलब अंग्रेजों के कंट्रोल में था। तो इस आंदोलन का जो दायरा रहा सिर्फ और सिर्फ केवल रियासतों में रहा। ध्यान रखने वाली बात है। और रियासतें आपको मालूम है क्योंकि ये आंदोलन जो है 19वीं सेंचुरी के एंड और 20वीं सेंचुरी में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। तो सीधा मतलब ये हो गया कि उस समय सिर्फ रियासतें शिमला हिल स्टेट और सिस हिमालयन स्टेट की रियासतों में ये आंदोलन चला। कांगड़ा हिल स्टेट उस समय तक समाप्त हो चुकी थी। यानी इस आंदोलन का जो दायरा है, शिमला हिल स्टेट हो, मंडी, सुकेत, बिलासपुर, चंबा, इन्हीं रियासतों में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार विस्तार हुआ। और कांगड़ा हिल स्टेट की रियासतें क्योंकि 1846 तक ही समाप्त हो चुकी थी, तो वो क्षेत्र जो है इस आंदोलन से अछूता रहा। तो 1-2 बातें आपको और ध्यान रखने वाली है कि इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, इस बात को हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम सीधे पीडीएफ में आएंगे। तो आपको मालूम होगा कि भारत में सिस्टमैटिक तरीके से जो आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत है वो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद होती है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि सिर्फ इंडियन ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भारतीयों की भावना है, जो भारतीयों के विचार है, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई 1885 में। और आपको मालूम होगा कि पहले तो ये कांग्रेस पार्टी जो शुरू में थी वो बिल्कुल अंग्रेजों को सपोर्ट करने वाली पार्टी थी, अगर आपको मालूम होगा। 1890 के बाद थोड़ा सा टर्न पॉइंट आता है, यू टर्न यहाँ आ जाता है और कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा ब्रिटिशर से अलग हो जाता है। यानी कांग्रेस पार्टी जो अलग स्टैंड पे चलने शुरू हो जाती है 1890 के बाद। और आप देखते हैं कि 1905 की जो घटना थी उससे पूरा का पूरा जो रुख था कांग्रेस पार्टी का वो चेंज हो जाता है। यानी हम इतिहास में उस सेकेंड फेज में पहुंच जाते हैं जहां से मॉडरेट फेज की शुरू जहां से एक्सट्रीमिस्ट फेज की शुरुआत होती है। और अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई है ना। ध्यान रखने वाली बात आपको होगी। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की भारत वापसी होती है 1915 को, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब भारत आए। तो भारत आने के बाद हालांकि महात्मा गांधी ने शुरू के सालों में अंग्रेजों का साथ दिया। अगर आपको मालूम होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की थी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बने, अंग्रेजों की मदद की जाए। लेकिन 1919 में कुछ ऐसा भारत में घटित हुआ जिससे महात्मा गांधी का मन और दिमाग पूरी तरह से बदल गया और महात्मा गांधी अंग्रेजों के सबसे बड़े आलोचक बने। आपको मालूम होगा कि 1919 में एक तो जलियांवाला मैसेकर होता है जो कि बहुत बड़ी घटना थी। उससे पहले रोल्ट एक्ट आया, रोल्ट एक्ट के कारण ही जलियांवाला मैसेकर हुआ। और जलियांवाला मैसेकर के बाद महात्मा गांधी ने भारत में आंदोलन की शुरुआत की 1919 में, आप जानते होंगे। तो खिलाफत मूवमेंट हुआ और 1920 में सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत महात्मा गांधी ने भारत में की। और उसके बाद महात्मा गांधी लगातार अंग्रेजों का विरोध करते रहे और 1947 तक, जब तक हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिल गई, महात्मा गांधी भारत में कोई ना कोई आंदोलन चलाते रहे, कोई और। अब 1919 के बाद जो भारत का माहौल है वो पूरी तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध हो चुका था।
अब वही वो समय था जब कांग्रेस पार्टी को ये समझ आ गया था कि अब हमारे पास एक गांधी नामक एक ऐसा मैग्नेट है जो क्राउड को इकट्ठा कर सकता है, जो जनता को अपनी बात समझा सकता है। जनता महात्मा गांधी की बात को सुनती है और जनता महात्मा गांधी के पीछे हो लेती है। तो कांग्रेस पार्टी बात पूरी तरह से समझ चुकी थी। तो कांग्रेस पार्टी ने अब 1919 के बाद कांग्रेस पार्टी का 1920 में एक सेशन हुआ नागपुर में। इस नागपुर सेशन में कांग्रेस पार्टी ये प्लान करती है कि क्यों ना अब जो आंदोलन का दायरा है, जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, इसको उस क्षेत्रों तक भी एक्सपैंड किया जाए जो अभी भी राजाओं के पास है, मतलब रियासतें। रियासतों में भी अब आंदोलन की शुरुआत की जाए, रियासतों को भी ये समझाया जाए कि नया जो सिद्धांत है वो रूल ऑफ लॉ का है, नया जो सिद्धांत है वो आपका डेमोक्रेसी का है। तो डेमोक्रेसी इज अ न्यू एरा, और डेमोक्रेटिक बातें हमें रियासतों में समझानी होगी। तो इस मंशा के साथ 1920 में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित होता है कि क्यों ना रियासतों में भी एक डेमोक्रेटाइजेशन का एक मूवमेंट की शुरुआत की जाए। और इस काम के लिए 1927 में एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन रखा गया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे तो बैकग्राउंड क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और ये आंदोलन कहाँ हुआ, ये मैंने तमाम सारी बातें आपको बता दी है। तो अब 1927 में ये बॉम्बे वेन्यू है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछने की संभावना भी होती है। तो 17 दिसंबर 1927 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बम्बई में जिस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। तो इस संगठन का काम था कि रियासतों में डेमोक्रेटाइजेशन का जो प्रोसेस है इसकी शुरुआत की जाए। तो अग्रणी और फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि ऑल इंडिया में रियासतों में आंदोलन के लिए उत्तरदायी थी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। और उसकी स्थापना होती है 17 दिसंबर 1927 को। और ये इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्रजामंडल आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्योंकि रियासतों में राजाओं के जो राज चल रहे हैं, एक मिस गवर्नेंस का जो रूल चल रहा है, एंटी पीपल जो रूल चल रहा है, उसके बारे में जनता को अवेयर किया जाए और जनमानस के मन में ये चेतना लाई जाए कि अगर आप रियासतों के अधीन रहेंगे तो आपका विकास नहीं हो सकता, डेमोक्रेटाइजेशन के रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। तो प्रजामंडल आंदोलन, डेमोक्रेटाइजेशन इन द प्रिंसली स्टेट्स, एंड इनिशियली इट वाज द थॉट ऑफ Nagpur session of Congress Party in 1920. And by this conference, there is an organization, All India States People Conference was founded in 1927 in Mumbai, and from there Prajamandal movement was started. तो ये है प्रजामंडल मूवमेंट। अब हिमाचल प्रदेश में यानी कि शिमला हिल स्टेट और बाकी आसपास की रियासतों में इस आंदोलन की शुरुआत जोर शोर से कब से होती है, तो उसके लिए ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का एक कॉन्फ्रेंस होती है, और ये कॉन्फ्रेंस होती है लुधियाना में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होगी कि किस कॉन्फ्रेंस के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल की एक्टिविटीज पूरी तरह से आगे स्प्रेड होनी शुरू हो गई। तो ये 1939 को लुधियाना में कॉन्फ्रेंस होती है, उसकी डेट है 16 फरवरी 1939 को लुधियाना में कॉन्फ्रेंस हुई ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की। और दिस कॉन्फ्रेंस वाज प्रेसिडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वहां उन्होंने इस बात पे ज्यादा जोर दिया कि क्यों ना छोटी रियासतों में, पहाड़ी रियासतों में भी प्रजामंडल की गतिविधियों को स्थापित किया जाए, प्रजामंडल की गतिविधियों को बढ़ाया जाए, और छोटी छोटी रियासतों में भी प्रजामंडल का गठन किया जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना है कि हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल की गतिविधियों की शुरुआत किस कॉन्फ्रेंस से होती है, तो ये कॉन्फ्रेंस आपके पास ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस है, 15-16 फरवरी 1939 की। ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन्यू आपका लुधियाना था। अब जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस कॉन्फ्रेंस में उस समय शिमला हिल स्टेट के कुछ एजुकेटेड रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट लिया। इन पार्टिसिपेंट्स के नाम भी दिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होंगे। पंडित पदमदेव हो, भागमल सोटा हो। तो शिमला हिल स्टेट के ये दो ही ल्यूमिनरीज थे जिन्होंने की पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि पंडित पदमदेव और भागमल सोटा थे। और मंडी रियासत से स्वामी पूर्णानंद है, सिरमौर रियासत से ठाकुर हितेंद्र सिंह है, बिलासपुर के सदा रामचंद देव, चंबा से विद्याधर, विद्यासागर, गुलाम रसूल और पृथ्वी सिंह ने पार्टिसिपेट किया। तो जाहिर सी बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू की कॉन्फ्रेंस थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं कि बहुत अच्छे वक्ता तो थे ही, आप जानते ही हैं। और तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस कॉन्फ्रेंस से इंस्पायर होकर ये जो ल्यूमिनरीज थे पहाड़ों के, इन्होंने अपनी अपनी रियासतों में वापिस आकर
प्रजामंडल का एस्टेब्लिशमेंट किया। तो यहाँ से प्रजामंडल के आंदोलन की शुरुआत होती है। 1939 का ये जो सेशन है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का, इसने एक मोटिवेशनल बूस्टर का काम किया। अब हम नीचे आएंगे कि हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल की जो गतिविधियां हैं उसका राइट सीक्वेंस क्या है, किन किन रियासतों में किस तरह से ये मूवमेंट आगे बढ़ता है, और हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी कौन सी रियासत थी जहां प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसका सीधा जवाब है कि पहली रियासत जहां प्रजामंडल का गठन हुआ होती सिरमौर रियासत। दूसरी रियासत जहां प्रजामंडल का गठन हुआ, उसका सीधा जवाब है मंडी रियासत। तो शुरू की जो रियासतें हैं जहां प्रजामंडल के आंदोलन की शुरुआत होती है, प्रजामंडल एक्टिविटीज की शुरुआत हुई, उसमें पहली रियासत आपकी सिरमौर है और दूसरी रियासत आपकी मंडी रियासत। तो बिल्कुल आपको कवर कर लेना चाहिए। और मंडी रियासत में जो इसके फाउंडर हैं, जो 4 फाउंडर है, वो है पंडित राजेंद्र दत्त। तो ये आपको कवर कर लेना चाहिए। सॉरी, सिरमौर रियासत में, नॉट मंडी, सिरमौर रियासत में पंडित राजेंद्र दत्त ने प्रजामंडल की और मतलब अनऑफिशियल तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं। इसका शब्द का इस्तेमाल मैंने किया अनऑफिशियल। अनऑफिशियल का मतलब ये हुआ कि सही मायने में जो प्रजामंडल मूवमेंट है हिमाचल प्रदेश में, वो 1939 के बाद ही आगे बढ़ता है। लेकिन प्रजामंडल के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हो चुकी थी 1927 में, तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो इंस्पायर्ड थे इस आंदोलन से, और उन्होंने अपने अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग रियासतों में प्रजामंडल की शुरुआत की थी। ऐसा ही सोशल वर्क कर रहे थे सिरमौर के पंडित राजेंद्र दत्त। तो ये ध्यान रखने वाली बात है जी। तो पहली हिमाचल प्रदेश की जो प्रजामंडल की ऑर्गेनाइजेशन थी, उस सिरमौर में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, और इसके फाउंडर थे पंडित राजेंद्र दत्त। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछने की संभावना होगी कि पहली रियासत कौन सी, तो रियासत है सिरमौर रियासत। अब इसका जो है हेडक्वार्टर जो है पाउंटा में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए। जो पहली प्रजामंडल आंदोलन जो है इस सिरमौर में हुआ, और इसका हेडक्वार्टर आपका पाउंटा में था, और पंडित राजेंद्र दत्त इसके संस्थापक थे। यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब इस प्रजामंडल के आंदोलन में चौधरी शेरजंग, मास्टर चित्र सिंह, सालीग्राम, कुंदन लाल, अजायब सिंह, ये सभी ऐसे लोग थे, सिरमौर क्षेत्र के लोग थे जिन्होंने कि पार्टिसिपेट इसमें किया। आप जानते हैं कि इन सभी नामों में से सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपके पास है चौधरी शेरजंग, क्योंकि चौधरी शेरजंग को हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज है उनका मेंटोर कहा गया है। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है कि पहाड़ों में जो राजनीतिज्ञ हुए उनके मेंटोर कौन रहे हैं, तो चौधरी शेरजंग उनके मेंटोर रहे। उनकी मेंटरशिप में सबने राजनीति की शुरुआत की। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आपको मालूम होगा सिरमौर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम चौधरी शेरजंग नेशनल पार्क भी रखा गया है। कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी जगह पे है, नाम बता दो, बताओ कौन सा नेशनल पार्क है। यस, जुलाई क्लास में प्लीज आप बता दो। 2010 में एक नेशनल पार्क का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है सिरमौर में, नाम बता दो। ये तो मैं बता रहा हूँ, चौधरी शेरजंग नेशनल पार्क, आगे डैश 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 भरो उसको। ये तो मैंने बताया ना चौधरी शेरजंग, पर कहाँ है चौधरी शेरजंग नेशनल पार्क। चौधरी शेरजंग नेशनल पार्क सिंबलबाड़ा नहीं है, सिंबलबाड़ा सिरमौर में ना, मोटा साहिब में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से होगा, इसको भी आपने कवर कर लेना। बस बाकी देखो एक और बात ध्यान रखना, बातें प्लीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है। तो आई थिंक ये हो सकता है कि अगर आपकी वॉइस आएगी तो दुनिया भी इस बात को पीछे सुनेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि क्लास लंबे टाइम तक रहने वाली है ना। ये रिकॉर्डेड सेशन है ये, तो जाहिर सी बात है ये सेशन मतलब 30, 40, 50 साल तो रहेगा ये रिकॉर्डेड, है ना। तो आप ना बात करें बीच में क्लास के टाइम में, आपको पूछना आप पूछ सकते हैं प्लीज, है ना। तो चौधरी शेरजंग के बारे में क्वेश्चन आने के एग्जाम में पूरी संभावना, ये मैंने आपको बता दिया। एक और बात ध्यान रखना, ये जो पूरा चैप्टर जैसे बुक में दिया गया इसको आप वैसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कभी भी चैप्टर समझ नहीं आएगा। जिस तरह से पढ़ाया जाएगा आप उस तरह से पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे तो आई एम क्वाइट श्योर यहाँ से कोई भी ऐसा सवाल इसका जवाब एग्जाम में दे नहीं पाएंगे। पहली बात, जब आपको मेंस में लिखना होगा तो आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क होगा कि हाउ टू राइट वेल इन द एग्जाम, है ना। तो वैसे ही पढ़ना है, इसमें बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट है जिसकी कोई आवश्यकता एग्जाम के लिए नहीं है। तो मैंने अभी तक आपको बताया, अभी तक की बातचीत में, कि सिरमौर पहली रियासत थी
पंडित राजेंद्र दत्त पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि इस प्रजामंडल की शुरुआत की थी। हेडक्वार्टर आपका पोंटा में था। चौधरी शेरजंग भी इसमें कूदे और उनके साथ जुड़ गए। अब आप देखेंगे इसी कड़ी में एक और पॉइंट हेडलाइन हाईलाइट कर रहा हूं मैं, हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। इसी अवधि में सिरमौर रियासत में पंडित शिवानंद रमौल ने दिल्ली में स्थित सिरमौरी एसोसिएशन का सदस्य बनकर अपने आंदोलनकारी जीवन का आरंभ किया। तो मतलब यहाँ सीधा सीधा क्या है कि ये जो व्यक्ति का नाम है पंडित शिवानंद रमौल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में आने की इस तरह से संभावना हो सकती है कि पंडित शिवानंद रमौल किस एसोसिएशन का हिस्सा रहे। सिरमौरी एसोसिएशन है। सिरमौरी एसोसिएशन वही एसोसिएशन है जिसमें कि डॉक्टर वाईएस परमार ने भी पार्टिसिपेट किया था जब उनको सिरमौर जो आप रियासत से उनको एग्जाइल पे भेज दिया गया था। तो ध्यान रखने वाली बात है। तो पंडित शिवानंद रमौल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। हिमाचल प्रदेश में जो अस्थायी सरकार बनी थी 1948 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित शिवानंद रमौल। तो इस कैरेक्टर का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इनकी अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश की पहली सरकार बनती है और सिरमौरी एसोसिएशन का ये जो है मेंबर रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ कवर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अब हम सीधा जो बीच का हिस्सा है इसको भी हम छोड़ेंगे। मैं सीधा आपको एक और जगह लेके आगे मूव कराऊंगा। अब हम सीधा आएंगे मंडी रियासत की तरफ ताकि आपको सीक्वेंस समझ आए। अब मंडी रियासत में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है मंडी प्रजामंडल। अब मंडी जो प्रजामंडल, इसके बाद आपको मंडी प्रजामंडल पढ़ना है। जैसे बुक में लिखा गया है इसका सीक्वेंस सही नहीं है, वैसा आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। बहुत सारी बातें बेकार है इसमें जो आपके काम की नहीं है। अब मंडी प्रजामंडल की तरफ हम चलेंगे। अब दूसरा जो प्रजामंडल हिमाचल प्रदेश में स्टैब्लिश हुआ वो था मंडी प्रजामंडल। यहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना होगी वो क्या है? मंडी रियासत में प्रजामंडल की शुरुआत कब हुई? इसकी डेट दी गई है 1936 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में आने की संभावना होगी। मैं बार बार आपको जोर डाल रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडी रियासत दूसरी रियासत थी जहां प्रजामंडल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और प्रजामंडल का गठन मंडी रियासत में होता है 1936 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आप देख सकते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, सिरमौर के पश्चात पहाड़ी रियासतों में यह दूसरा प्रजामंडल था। तो पहला सिरमौर हो गया, दूसरा आपका मंडी हो गया। और मंडी प्रजामंडल का गठन होता है 1936 में और इसके अध्यक्ष बनते स्वामी पूर्णानंद। ये कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके देखेंगे इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इससे पहले हमने एक कैरेक्टर को डिस्कस कर लिया जिनका नाम है पंडित शिवानंद रमौल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी जिक्र आएगा। तो आपको धीरे धीरे करके सभी कैरेक्टर को समझना होगा ताकि आप 1945-46 की एक्टिविटीज को समझ पाए, क्योंकि आगे जाकर इन्हीं कैरेक्टर ने हिमाचल प्रदेश के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ये कैरेक्टर आपको सब समझने होंगे। तो स्वामी पूर्णानंद कहाँ से हैं? मंडी से बिलोंग करते हैं। 1936 में उन्होंने मंडी रियासत में मंडी प्रजामंडल के गठन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और इस प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा कुछ और मेंबरान के नाम भी, जैसे रामचंद्र मल्होत्रा, बलदेव राम, हर सुखराय, सुंदरलाल और मोतीराम प्रमुख थे। आप चाहें तो इनके नाम कर लीजिए कवर, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई सवाल एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो ये आप पे छोड़ता हूं मैं, आप क्या करते हैं। सारे मंडी के थे। अब मंडी रियासत के बारे में क्लियर हो गया आपको। तो पहली सिरमौर रियासत थी, दूसरी मंडी रियासत थी। बस यही क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। अब मंडी प्रजामंडल में जो पहला सेंटेंस है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रिलिमिनरी में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी। हिंदी और उर्दू के समाचार पत्रों में चंबा की बुरी दशा के बारे में लेख लिखे जाने लगे। सवाल किस तरह से एग्जाम में आ सकता है? क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हिंदी और उर्दू के समाचार पत्रों में किस रियासत की बुरी दशा का जिक्र होता है, हुआ उस समय चंबा रियासत का। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको यहाँ कवर कर लेना चाहिए। इसके भी एग्जाम में आने की संभावना पूरी पूरी होगी। तो आप समझ गए होंगे। तो दो रियासतों में ये चल पड़ा। इससे पहले मैं आपको एक और पॉइंट समझा चुका हूं कि 1939 में लुधियाना कॉन्फ्रेंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंस्पायर होकर अब क्या होता है कि जो पहाड़ों के जो प्रजामंडली थे वो प्रजामंडल की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आएंगे। सारा हिस्सा मैंने छोड़ दिया, हम इन सब हिस्से में वापस हम लौट के आएंगे, लेकिन अभी हम वहां से पढ़ेंगे जो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या हो रहा है, शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल की शुरुआत हो रही है। तो ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1 जून 1939
1 जून 1939 को हिमालय रियासती प्रजामंडल के फाउंडेशन हुआ। शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल भी उसी का नाम था। ये दोनों शब्द समानार्थी हैं। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल की शुरुआत कब होती है, 1 जून 1939 को होती है, या हिमालय रियासती प्रजामंडल की शुरुआत कब होती है, 1 जून 1939 को होती है। ये दोनों ही संस्थाएं समानार्थी हैं, मतलब इसका दोनों ही नाम इसको आप दे सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। 1 जून 1939 को शिमला में अब एक मीटिंग होती है जहां हिमालय रियासती प्रजामंडल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, यानी कि शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल का गठन होता है 1 जून 1939 को। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है जी। नाम दिया गया तो उसको पढ़ लेना। और इसके जो मेंटोर है, फाउंडिंग फादर हैं, वो थे पंडित पद्मदेव और भागमल सोठा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पंडित पद्मदेव आप जानते हैं कि वो रोडू से बुशहर से थे, और जो जुब्बल से थे भागमल सोठा, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में कई बार इस तरह की क्वेश्चन आने की संभावना भी हो सकती है कि प्रजामंडल के एस्टेब्लिशमेंट में किनका कंट्रीब्यूशन है, किन्होंने फाउंड किया शिमला हिल स्टेट शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल का फाउंडेशन में किसका कंट्रीब्यूशन है, पंडित पद्मदेव और भागमल सोठा का है। पंडित पद्मदेव आपके बुशहर से बिलोंग करते हैं और भागमल सोठा आपके जुब्बल से बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब इस संगठन में पंडित पद्मदेव को जिम्मेदारी दी गई प्रधान पद की, यानी कि इसके अध्यक्ष बने, और भागमल सोठा इसके महामंत्री यानी कि सेक्रेटरी जनरल बने। तो आपको पता ही दोनों ही पोजीशन बहुत की पोजीशन होती हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इसको आपने पढ़ लेना जी। बाकी अब इसके आगे की कहानी हम पीछे वापस आएंगे, जो हिस्सा हमने छोड़ दिया है। तो कुल मिला के अभी जो आपके दिमाग में इम्प्रिंट्स होने चाहिए, जो भी तक हमने डिस्कस किया है, वो मैं एक बार आपको रिकैप करा दूं। पहली रियासत सिरमौर, दूसरी रियासत मंडी 1936, स्वामी पूर्णानंद का बहुत बड़ा नाम है, और इंस्पिरेशन 1939 का लुधियाना कॉन्फ्रेंस है, और 1 जनवरी 1939 को शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल की शुरुआत होती है पंडित पद्मदेव और भागमल सोठा के द्वारा। बस यही अभी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। अब कौन देगा इसका जवाब, जो अंकित ने सवाल पूछा है? यस, मैं कहा ना कि बहुत कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक। अभी मैं, हाँ यस, कौन जवाब देगा? अंकिता ने सवाल ये पूछा है कि देखो, अब क्या पूछा था अंकिता आपने, दोबारा बताइए। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। लुधियाना कॉन्फ्रेंस होती है 1939 को, है ना, लेकिन सिरमौर और मंडी में तो प्रजामंडल का संगठन पहले हो चुका, तो ऐसा क्यों हो गया मतलब? यस, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 1927 इसका बेस है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का। तो जो लोग तब तक जाग चुके थे, लेकिन सारे लोग नहीं उस समय जाग पा रहे थे ना। जो लुधियाना कॉन्फ्रेंस होती है 1939 में, लुधियाना कॉन्फ्रेंस में इस बात पे जोर दिया गया कि पहाड़ों में गतिविधियां कम है, इसको बढ़ाया जाए। आइए आपको बात समझ। तो ताकि ये गतिविधियां बढ़े, तो यहाँ लुधियाना कॉन्फ्रेंस होती है, तो उससे ये गतिविधियां अलग अलग रियासतों में बढ़नी शुरू हो गई। सिरमौर और मंडी में जो उससे पहले प्रजामंडल बने, वो अनऑफिशियल थे, वो अपने अपने लेवल पे इंडिविजुअली काम कर रहे थे, पर उनका कोई खास इम्पैक्ट तब तक नहीं था। समझिए आपने। अब 1939, यस, मंडी तो आपको पता 36 हुआ, अब लुधियाना 1939 हो गया, तो जाहिर सी बात है। अभी जब ये कॉन्फ्रेंस होती है, देखो एक और बात ध्यान रखना कि 1939 का जो किस्सा मैंने आपको शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल का बताया, अब ये सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझ रहे हैं। शिमला हिल स्टेट में एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि पंडित पद्मदेव और भागमल सोठा ने अब सभी रियासतों में वो चाहते थे कि इस तरह के संगठन बने। एक केंद्रीय संगठन शिमला में काम करेगा, जिसका काम होगा सभी रियासतों के साथ कोऑर्डिनेट करना। तो एक सेंट्रल बॉडी फॉर्म हो गई है 1939 में। अब इसके बाद धीरे धीरे करके सभी रियासतों में प्रजामंडल की गतिविधियां शुरू हो गई, रियासतों में प्रजामंडल बनने शुरू हो जाते हैं। आई थिंक यहाँ तक सबका क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे कि अब आगे क्या हुआ। अब है अलग अलग रियासतों में प्रजामंडल का गठन कैसे हुआ, और वहां कौन कौन प्रजामंडली है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछने की संभावना होगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास जिक्र आपका है
भागल, ठियोग और जुब्बल प्रजामंडल का, तो इन्हीं को हम कवर कर लेंगे। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस बारे में हम बात करेंगे। देखो भागल आपको मालूम है अर्की रियासत जो है ना, भागल, हाँ सारा शिमला हिल स्टेट था पूरा का पूरा। यहाँ ध्यान रखना, कल्पा से लेकर चीनी से लेकर नालागढ़ तक की जो रियासतें थी सारी शिमला हिल स्टेट के अंदर आती थी। जब हम इसको स्टडी करेंगे तो इसको शिमला के अंदर सेपरेटली करेंगे। शिमला हिल स्टेट है ये, तो मतलब शिमला हिल स्टेट से, पहले पढ़ा उसके अंदर। हाँ मतलब ये ध्यान रखना है कि जब भी आप चीनी से लेकर बिलासपुर तक का रीजन और नीचे नालागढ़ तक का जो रीजन है सब शिमला हिल स्टेट ही हुआ करता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसमें कि भागल यानी कि अर्की रियासत है। अर्की रियासत में प्रजामंडल की शुरुआत होती है। डेट कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कवर करनी होगी तो कर सकते हैं। उसमें 1938 में लिखा गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध है वो पढ़ लेना चाहिए। तो 1938 में भागल रियासत में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत होती है। प्रजामंडल का गठन किया गया। कौन है फाउंडर? जिग्नू राम चौहान। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाम पे आपको फोकस कर लेना। जिग्नू राम चौहान जो प्रजामंडली रहे किस रियासत के हैं? भागल रियासत के हैं जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके साथ एक और इनके एसोसिएट थे, उनका नाम है मंछाराम चौहान। तो मंछाराम चौहान भी इसी रियासत में, भागल रियासत में प्रजामंडल के सेक्रेटरी उनको बनाया गया, या मतलब कह सकते हैं कि मंत्री उनको बनाया गया। तो मंत्री है ये, और अध्यक्ष कौन है? जिग्नू राम चौहान है। बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ यहाँ से नहीं पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो भागल में कौन है? जिग्नू राम चौहान इसके अध्यक्ष बनते हैं, मंछाराम चौहान इसके सेक्रेटरी बनते हैं। और अब अगली रियासत आप देख सकते हैं, मैं इसको मार्क कर रहा हूं, भज्जी में भास्करानंद। तो भज्जी रियासत में कौन है? भास्करानंद। भज्जी मतलब प्रेजेंट टाइम का सुन्नी तहसील। सूरत राम प्रकाश ठियोग में है जी, ठीक है। और भागमल सोठा कहाँ? जुब्बल में। तो बस ये कवर कर लीजिए, ये सारे प्रजामंडलीय जो अपनी रियासतों में प्रजामंडल के गठन में सक्रिय हैं। पंडित भास्कर नंद आपके भजी में है, सूरत राम प्रकाश आपके ठियोग में है, और भागमल सोठा ने जुब्बल में प्रजामंडल के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसमें एक रियासत का नाम आप और चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे देवीराम केवला लिख लीजिए। देवीराम केवला है आपकी मधान रियासत में। मधान में कौन है? देवीराम केवला। देवीराम केवला मधान रियासत के अंदर है जी। अब हम नीचे आ जाते हैं। हाँ जी, मधान, MADHAN, देवीराम केवला, और ये मधान रियासत के अंदर हैं। अब हम नीचे आएंगे बुशहर प्रजामंडल की तरफ। अब बुशहर आपको पता है कि बड़ी रियासत उन जमानों में हुआ करती थी, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी, हम सब उन पॉइंट्स पे बात करेंगे ही करेंगे। चलिए, अब बुशहर में हालांकि ये गतिविधियां पहले से चल रही थी, लेकिन बुशहर जो प्रजामंडल है ये 1945 में रीऑर्गेनाइज किया गया, मतलब एक्टिव इसका जो पार्टिसिपेशन हुआ बुशहर में, कब? 1945 में। देखो कई बार मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं कि बुशहर प्रजामंडल का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है। ऑप्शन मैंने यहाँ देखा है कि 1946 होगा, तो 1946 भी ठीक है इसमें, या तो 1945 दिया होगा या तो 46 दिया होगा। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, दोनों में से जो भी आपके पास ऑप्शन होगा आपका आंसर होगा। तो 46 भी हो सकता है, 1945 भी हो सकता है। तो बुशहर प्रजामंडल जो एक्टिव हुआ वो 1945 और 46 में हुआ। और इसमें जो सबसे ज्यादा रोल कौन प्ले करता है? पंडित पद्म देव ही, क्योंकि पंडित पद्म देव ने बड़ा काम किया है प्रजामंडल के लिए। प्रजामंडल का जो विस्तार हुआ हिमाचल शिमला हिल स्टेट की अलग अलग रियासतों में, इसमें पंडित पद्म देव ने बहुत ही बड़ा काम किया। तो अब इसके अलावा जो और लोग थे उसमें पंडित घनश्याम और सत्यदेव बुशहरी। सत्यदेव बुशहरी का बहुत बड़ा योगदान है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुशहर प्रजामंडल का गठन किसने किया, तो राइट आंसर होगा सत्यदेव बुशहरी। इसमें ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सत्यदेव बुशहरी। अच्छा, सत्यदेव बुशहरी के साथ बाद में इसमें ठाकुर सेन नेगी भी जुड़ गए, जो कि किन्नौर के रहने वाले। और आपको पता ठाकुर सेन नेगी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, आपको मालूम होगा। तो अब ठाकुर सेन नेगी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कवर कर लेना। इसके बाद आपको मालूम होगा बिलासपुर में भी 1946 में, ये कवर कर लीजिए, बिलासपुर में प्रजामंडल का गठन कब होता है? 1946 को होता है जी। 1946 में हुआ। और बिलासपुर के प्रजामंडलियों में जो नाम दिए गए हैं काफी कम है, इसमें कुछ नाम आपको एक्स्ट्रा ऐड करा लूंगा। जैसे दौलतराम सांख्यान का नाम दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम कवर कर लीजिए, दौलतराम सांख्यान साहब है। और इसके अलावा सदाराम चंदेल, संतराम कांगा, ये तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सदानंद चंदेल मैंने आपको बता दिया है, संतराम कांगा, दौलतराम सांख्यान, और तीसरा नाम मैंने बताया था आपको, हाँ तीसरा नाम बताया था सदाराम चंदेल, संतराम कांगा
दौलत राम सांख्यान, ये तीनों ही प्रजामंडली है जिन्होंने कि बिलासपुर में प्रजामंडल के फॉर्मेशन में बड़ा रोल प्ले किया। 1946। अब हम नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा चंबा सेवक संघ। अब ध्यान देना, अब जो चंबा में जो प्रजामंडल बने उसका नाम कुछ अलग तरह से था, मतलब वो प्रजामंडल नाम नहीं उसका रखा गया, मतलब यहाँ भी कोई ना कोई सिविल सोसाइटीज या ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी डेमोक्रेटाइजेशन के लिए। तो अभी जो उसका नाम क्या था, चंबा सेवक संघ। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल के पेपर तो आपको दिख जाएगा ये सवाल, चंबा सेवक संघ की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1936 में होती है जी। किसने इसका फाउंडेशन किया, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो चंबा सेवक संघ का जो गठन है 1936 में होता है। पहले तो इसका काम था कि एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करे, लेकिन बाद में ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉलिटिक्स के अंदर आ गई। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एपिसेंटर था वो डलहौजी हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। अच्छा, अब इसमें और क्या क्वेश्चन, बाकी बीच के सारा जो पॉइंट है खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मैं कुछ पिन पॉइंट आपको बता देता हूँ। गांधी चंबा में कहते हैं कि ये जो चंबा सिविक संघ था वायलेंस क्रिएट कर रहा था, और गांधी जी ने इनको हिदायत दी थी कि आपका जो भी आंदोलन हो अहिंसात्मक तरीके से और नॉन वायलेंट हो। तो ये भी क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस रियासत में अहिंसात्मक आंदोलन चलाने को कहा, चंबा रियासत। तो ये भी आप कवर कर सकते हैं। गांधी जी के एडवाइस पे अब चंबा रियासत के अंदर जो मूवमेंट की शुरुआत हुई, नॉन वायलेंस मूवमेंट की शुरुआत होती है चंबा रियासत में। अब अगला भी पॉइंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अंग्रेजी के समाचार पत्र द ट्रिब्यून ने संपादकीय में लिखा, सोए हुए चंबा में भी जागृति आ गई है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकतांत्रिक विचार पहाड़ी अवरोध को पार करके रियासत के लोगों के पास पहुंचे हैं और वे उत्तरदायी सरकार के लिए मांग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है जी। ठीक है, ये किस रियासत को लेकर है, चंबा को लेकर है, और किस न्यूज़पेपर की ये हेडलाइन थी, द ट्रिब्यून की हेडलाइन थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की संभावना होगी, इसको भी कवर कर लेना चाहिए। इससे पहले हम मंडी पढ़ ही चुके, हम सीधा हम आएंगे नीचे, धामी प्रेम प्रचारणी सभा। तो अब ये जो धामी प्रेम प्रचारणी सभा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इस पूरे एपिसोड को भी हम समझेंगे ध्यान से। अब आपको पता है कि धामी तो बिल्कुल शिमला के पास वाला क्षेत्र पड़ता है, अगर आपको मालूम हो, धामी सबसे पास में आता है। शिमला की सबसे जो नजदीक तहसील कौन सी, धामी है ना। कसुम्पटी के बाद कौन सी आती है, धामी, जो बहुत पास में पड़ती है ना। तो धामी बहुत शिमला के बहुत पास में ही है। और जाहिर सी बात है, धामी के जो लोग हैं ना वो रोज रोज शिमला आते हैं, नौकरी करते तब भी आते होंगे, सुबह ड्यूटी करने आते हैं, शाम को घर जाते हैं। ये इतना पास का इलाका है कि इनको यहाँ पे अपना घर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो जाहिर सी बात है शिमला में जो कुछ घटित हो रहा है शाम को घर पहुंचता है। जो कुछ आज उन्होंने ऑफिस में देखा, समाज में देखा, बाजार में देखा, रात को डेली घर पे डिस्कशंस होती है ना डिस्कशंस। अब डिस्कशन होती है तो जाहिर सी बात है वहां भी एक माहौल क्रिएट होना शुरू हो रहा है। वो शिमला में देख रहे हैं और शिमला से देख के उसको फिर अपनी रियासत में इसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं, है ना। अब धामी में क्या हुआ, 1937 की डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर कर लीजिए। एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था प्रेम प्रचारणी सभा। देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको आप ऐसे ही समझेंगे जैसे कांग्रेस से पहले प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। अपने अपने एंड पे सब प्रयास कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है कि अच्छा कुछ हो, रिफॉर्म कुछ हम लेके आए। तो कांग्रेस से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी ऐसी ही थी, अगर आपको मालूम होगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है प्रेम प्रचारणी सभा, जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे रियासत के अंदर जो नौकरी करते थे, उन्होंने ये सोचा कि हमारे क्षेत्र में कुछ विकास हो। जैसे आज के जमाने में अगर आपको पता होगा, हर गांव के अंदर छोटी छोटी एसोसिएशन बनी होती है, युवक मंडल होता है, महिला मंडल होता है, या कोई और मंडल होता है ना। कोई ना कोई मंडल जो है उनका काम क्या है, रास्ते अच्छे हों, गांव में सड़क आए, बिजली आए, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, स्कूल का पूरा इंतजामात हो, स्टाफ नहीं है स्कूल में स्टाफ आ जाए, हमारे जो जंगलात है वो पूरे प्रोटेक्टेड रहे। ये सारे ऑब्जेक्टिव आज भी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गांव वाले जो जागरूक हो जाते हैं ना, एक संगठन बनाते हैं, उसका मकसद ये है कि जो सुधार है वो किया जा सके। तो वैसा ही हुआ धामी में भी जी। अब इस धामी में धामी प्रेम प्रचारणी सभा उसका नाम है, 1937 में उसका गठन हुआ, ध्यान रखने वाली बात है। और इसके अध्यक्ष कौन बनते, बाबा नारायण दास। तो बाबा नारायण दास जो है धामी प्रेम प्रचारणी सभा के अध्यक्ष बने, और पंडित सीताराम शर्मा को इसका मंत्री बनाया गया। देखो मंत्री में कभी कंफ्यूज मत होना, कई बार हो सकता है कि एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाए धामी प्रेम प्रचारणी सभा के सेक्रेटरी कौन थे।
तो आपने पढ़ा है मंत्री, बोली सेक्रेटरी कौन है, मतलब मंत्री पढ़ा हुआ है, ये मंत्री ही सेक्रेटरी है, ये मंत्री ही सेक्रेटरी है ना। कई बुक्स में हो सकता है सचिव इसको अब लिखा हो, तो समझ आना है कि जो मंत्री वाली पोजीशन है, जो आपका सचिव है वही सेक्रेटरी है, ठीक है। तो इसमें दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो अध्यक्ष, दूसरा आपका सेक्रेटरी। तो धामी प्रेम प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष कौन थे, बाबा नारायण दास थे, और इसके सेक्रेटरी कौन है, पंडित सीताराम शर्मा को बनाया गया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशियो और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएं। अब देखो, अभी तक ये ऑर्गेनाइजेशन जो है धीमे धीमे छोटी मोटी बातों को लेकर अपने गांव में काम कर रही है। एक बड़ा झटका लगता है, एक बड़ी प्रेरणा मिलती है, और संगठन का नाम बदल दिया गया। क्या नाम हो गया अब, धामी प्रजामंडल। इससे पहले इसका नाम था धामी प्रेम प्रचारिणी सभा, लेकिन अभी कन्वर्ट हो जाती है धामी प्रजामंडल के अंदर। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक आदमी है जिनका नाम है भागमल सोठा, जो कि प्रजामंडल को फैलने में, एक्सपैंड करने में लगे हुए हैं। अब ये उनके कांटेक्ट में आते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से धामी प्रजामंडल नामक एक संगठन बनता है धामी रियासत के अंदर। आप समझ गए होंगे। संगठन इससे पहले था, उस संगठन का नाम था प्रेम प्रचारिणी सभा। प्रेम प्रचारिणी सभा से अब ये धामी प्रजामंडल बनता है। ये डेट कवर कर लीजिए, 13 जुलाई 1939। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कसुम्पटी के पास मीटिंग होती है कैमली में। तो कैमली है जी कसुम्पटी के पास, जहाँ मीटिंग होती है। और इस कैमली की मीटिंग में ये तय किया गया, ये तारीख है 13 जुलाई 1939 को, भागमल सोठा की अध्यक्षता में मीटिंग होती है कि धामी प्रेम प्रचारिणी सभा का नाम होगा धामी प्रजामंडल, है ना। तो ये ध्यान रखना, अभी जो पहले वाला संगठन है उसके अध्यक्ष कोई और है, कहीं कंफ्यूजन मत होना। अब धामी प्रेम प्रचारिणी सभा बन गई है, अब उसके अध्यक्ष कोई और होंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों ही संगठन के अलग अलग अध्यक्ष होंगे, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, प्रेम प्रचारिणी सभा है। अब जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसका नाम है उसका नाम है धामी प्रजामंडल। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 13 जुलाई 1939 को भागमल सोठा की अध्यक्षता में अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनती है धामी प्रजामंडल। कसुम्पटी के पास इसकी मीटिंग होती है केमली गांव में। तो समझ गए होंगे, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब अभी मीटिंग हुई, ये तारीख 13 जुलाई की है, और इसमें ऑफिस बेरर अपॉइंट किए गए। पंडित सीताराम शर्मा अब बनते हैं इसके अध्यक्ष, और इससे पहले पंडित सीताराम शर्मा धामी प्रेम प्रचारिणी सभा के क्या थे, सेक्रेटरी। अब अध्यक्ष बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको मालूम हो जाना चाहिए जी। तो क्लियर हो गया।